सभी किसान भाइयों को राम राम और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल भव्य टेक फार्मिंग के इस फ्रेश एपिसोड में। पिछले वीडियो में हमने गिर गोपाल गौशाला का ब्रीडिंग और उनके बुल के बारे में डिटेल में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा। उसी जर्नी को आगे चलाते हुए आज ये जो गिर गोपाल गौशाला है उसका बाकी का डिटेल आपको बताएंगे कि ये जो फार्म कैसे मैनेजमेंट करते हैं। अपने मिल्क को काफ़ी अच्छे दामों पे वो मार्केटिंग करके बेच पा रहे हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे, काफ़ी सुंदर ये गौशाला है जिसमें अलग अलग वाड़े बनाए गए हैं, हीफर्स के लिए अलग, प्रेग्नेंट काऊ के लिए अलग। इस तरह से काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फार्म को बनाया गया है। और अगर आप नया फार्म जो किसान मित्र शुरू करना चाहते हैं या देख रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बहुत बढ़िया है, जिसमें उनको पूरी डिटेल मिलेगी कि कैसे फार्म को बनाना है, कैसे फार्म को मैनेज करना है, ब्रीडिंग पे कैसे ध्यान देना है। ये सारी बातें आप इस वीडियो में जान सकते हैं, तो अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और जाने ये सारी डिटेल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं गिर गोपाल गौशाला के ओनर घनश्याम पटेल जी से और जानते हैं ये सभी डिटेल। अपना परिचय दे दीजिए, जो हमारे जो व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका परिचय दे दीजिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम घनश्याम भाई पटेल है। घनश्याम सर, ये बताइए ये जो एड्रेस है, ये जगह जो है कहाँ पे है एक्चुअली? अगर कोई ये जगह है गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में देगांव है। देगांव से 8 किलोमीटर रखियाल साइड ये जालिया मठ गांव है। अच्छा जी, गांव में ही पड़ता है ये हमारी गौशाला। अच्छा, तो ये जो नए फार्मर्स आपने जब ये स्टार्ट किया था, तो कोई नया किसान भी अगर कोई ऐसा स्टार्ट करना चाहता है तो आपने ये जो शेड है उसमें कितना आपका टोटल कॉस्ट गया था? देखिए, एक्चुअली मैंने जो ये शेड का कंस्ट्रक्शन किया है, ये आपका शेड बता, तो शेड है ये राइट हैंड साइड पे आप ये इनका स्टोरेज है, काफ़ी बड़ा स्टोरेज है, आपको दिखाई देगा। भी है। और इस साइड पे भी इनका स्टोरेज है जहाँ पे ये दाना स्टोर करते हैं। और ये जो मूंगफली का जो होता है वो सूखा चारा भी इनके पास है। और आसपास सराउंडिंग में उनका जो हरे चारे का भी प्रबंधन है। हाँ सर, तो बताइए ये जो हम जो देख रहे थे, ये जो शेड है उसमें आप कितना लागत आया था, कितना खर्च आया था? ऑल ओवर टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम गिनते तो 25 लाख के तकरीबन हुआ था मेरा। 25 लाख के करीब हुआ था। यही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो एज पर आवर डिमांड। तो कोई कैसा बनाना चाहते हैं उसके ऊपर हो सकता है कस्टमाइज, लेकिन जो मेरा है उसमें आज मैंने 25 लाख रुपए डाले हुए थे ओनली कंस्ट्रक्शन में आपने 25 लाख। तो आप नए जो किसान है उनको क्या सलाह देना चाहते हैं कि क्योंकि बहुत सारे जो फार्मर होते हैं बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं और बड़ा शेड बना देते हैं, फिर 1-2 साल के बाद वो उनका फार्म चल नहीं पाता किसी वजह से। फार्मर है उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो कि अगर कोई नया फार्मर ऐसा फार्म शुरू करना चाहता है तो उसको कितनी लागत से शुरू करना चाहिए, कितनी गाय से शुरू करना चाहिए, कितना शेड में खर्चा करना चाहिए? देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा है कि अगर आप उसमें जितना भी करो कम में, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई भी नया किसान, नया फार्मर अगर किसी भी ब्रीड पे काम करना चाहता है तो वो 10 लेना चाहता है कि 10 गाय से मुझे स्टार्ट करना है, तो मैं बोलता हूँ उसको 2 ही लेना चाहिए। लेकिन वो जो सर्वश्रेष्ठ है वही लेना ब्रीड, हाँ, उसमें सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी की वो गाय होनी चाहिए। तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि वो फार्म कभी बंद नहीं होगा। बंद होने का मेन रीज़न है कि स्टार्टिंग में सस्ती गाय ढूंढते हैं लोग। हाँ, सस्ती गाय को कब मिलती है? अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मिल्किंग सही नहीं है, सही उतारती नहीं है, या मिल्किंग के टाइम पे नखरा या तो प्योर नहीं है, ब्रीड में प्योर नहीं है, तभी। लेकिन सर जी, इसमें जो भी नया आदमी पढ़ता है ना, तो वो उसका एक तो पहले विजन क्लियर नहीं रहता है। अगर विजन क्लियर है कि मुझे ये लंबाई चलाना है तो वो अच्छी ब्रीड लेगा।
लेकिन मैंने देखा है मेरे पास बहुत सारे फार्मर्स आते हैं लेने के लिए। जी सर, तो सपोज वो अच्छी ब्रीड लेना चाहता है तो कहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? सीड पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? आप जैसे बता रहे हो कि मैंने बहुत ऐसे भी देखे जो मतलब बिल्कुल कच्चे शेड में भी उन्होंने स्टार्ट किया है, चलेगा, और आज बहुत बड़े फार्म मतलब उनके पास शेड भी है। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में नहीं करना है, कच्चे शेड से ही कंस्ट्रक्शन वो अपना गौशाला चालू करना है, और लेकिन ब्रीड में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हाँ। आप अगर 10 लेना चाहते हैं तो 2 ही लीजिए, 5 लीजिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ लीजिए आप, तो वो गौशाला आपको प्रॉफिटेबल होगी और लंबी चलेगी। तो सर आपने जब ये 20 गाय 6 साल पहले खरीदी थी तो आपने कितने प्राइस पे ये गाय खरीदी थी? तो थोड़ा हमें मैं जो आपको बता रहा हूँ ना वो गलती मैंने की थी। तो आपने सस्ता लिया था। आपने खुद मतलब अनुभव से बता रहे हो? ये एकदम सही से सही सलाह दे रहा हूँ, मानना है वो माने। मैंने जो गलती की थी कि भैया गिर गाय का तब भी प्राइस 2 लाख रुपया, 2.5 लाख, 3 लाख अच्छी ब्रीड का था। अच्छा। मैंने तब भी 60,000, 65,000 या 50,000 की ली थी, वो मुझे 2 साल में ही निकालनी पड़ी। 80,000 या उससे कम की कोई भी गाय है तो अगर वो पाल्टी बोल रही और सही जगह है तो वो गिर गाय नहीं हो सकती है। गिर गाय नहीं हो सकती, क्योंकि गिर गाय के लिए आपको ऊंचे दाम देने ही 1 लाख से ऊपर जाना ही पड़ेगा, तभी आपको ये गाय मिलेगी। तो सर अभी आपके पास कितनी मिल्किंग काऊ है? मेरे पास आज की तारीख में 23 है। 23 मिल्किंग कर रही है और बाकी 4 ड्राई खड़ी है मेरे पास। टोटल छोटे बड़े सब मिला के 75 है। तो सर अभी एक मेन टॉपिक आते हैं, थोड़ा आपका फार्म भी दिखाइए। हमने देखा है कि आपके फार्म में कुछ अलग अलग वाड़े भी बने हुए हैं, तो इसका क्या रीज़न है? कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि आपने ये, जैसे हम इस साइड पे, हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन किया है। तो इसका कोई खास मकसद है, क्या रीज़न? बहुत मकसद है। सर आप जब भी गौशाला कोई नया बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि गाय जहाँ भी रहनी है उसको कितनी आप सहूलत दे पा रहे हैं। मतलब छोटा बच्चे हैं तो उसको रहने की जगह अलग होनी चाहिए। वो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, हिफर्स कहते हैं हम जिसे, कि वो जब 6 महीने से ऊपर हो जावे वो टाइम उसमें स्फूर्ति ज़्यादा रहती है, वो ज़्यादा उछलते कूदते हैं, सब कुछ होता है। तो उसका एक डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए। जी सर। वो प्रेग्नेंट हो गई तब से लेके उसको अलग रखने की एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। जी। कोई भी गाय जब ब्यान पे आती है तो उसके लास्ट जो 2 महीने रहते हैं, 7वें महीने से लेके 9वें महीने तक, वो उसका एक अलग बाड़ा होना चाहिए जहाँ उसको खानदान या जो भी आप बोलते हैं वो 2 टाइम उसको मिले। वो पीरियड ऐसा रहता है कि गाय को पेट भर के खाना नहीं देना है, थोड़ा कम देना है। जो हम उसको 4 किलो 5 किलो दे रहे हैं वो नहीं देना है, लेकिन 1-1.5 किलो ही हम दाना दे, लेकिन उसको वो 4-5 किलो से जो पोषण मिलता है उतना मिल जाना, उसमें ही मिल जाए, उतना ही मिल जाना। अगर वो सिस्टम अपने को बनाना है तो बाड़े चाहिए, अलग अलग बाड़े चाहिए जी। अगर वो हो गए तो ही उसको प्रॉपर्ली आप केयर कर सकते हैं। तो अभी ये 2 जो गाय खड़ी है ये क्या गाभिन है? हम इसको डिलीवरी रूम बोलते हैं। ये डिलीवरी रूम है? जी जी जी। तो जो भी प्रेग्नेंट का हुआ है जिसका लास्ट पीरियड चल रहा है, 9 महीने हो चुके हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ 9 महीने 9 दिन बोले जाते हैं, लेकिन 9 महीने 9 दिन से 9 महीने 20 दिन के बीच में ही हर एक गाय की डिलीवरी होती है। बराबर। तो वो टाइम के लिए हम गाय को यहाँ लेके आते हैं। ठीक है। और यहीं रखते हैं। ठीक है। गाय छूटी रहनी जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूं। मैं आपको एक मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि 6 साल हुए मुझे ये गौशाला में। एवरी ईयर 30 डिलीवरीज हुई है। 120 डिलीवरी आज तक मैं कर चुका हूँ, ये गायों की हुई है। आपके यहाँ? हाँ, मेरे यहाँ 120 से ज़्यादा हुई रहेगी। मैंने आज तक गाय को कभी बांध के नहीं रखा। अच्छा। उसी वजह से आज तक मुझे एक भी बच्चा खींचना नहीं पड़ा है कोई भी गाय का। तो नॉर्मल, मतलब जो एकदम नॉर्मल कुदरती तरीके से होना। गाय को चाहिए उतनी वो वहाँ पे घूमती है, उसको जब मजा आए बैठती है, चाहे तो वो खुले में बैठती है या पक्के में बैठती है। तो क्लोजअप ले लीजिए। थोड़ा आपको बताएंगे आप ये सर का जो वाड़ा है यहाँ पे थोड़ा आगे की पोर्शन में
पक्का है और नीचे की ओर उन्होंने कच्चा वाड़ा भी रखा है और पीने की पानी की भी सुविधा। सर पानी ऑटोमेटिक आता है? पानी ऑटोमेटिक आता है और उसको एवरी मतलब क्रॉस डे, एक दिन छोड़ के एक दिन उसको क्लीनिंग करना ही है। अच्छा। दूसरे बाड़े में आप 1-2 दिन लेट हो गए चलेगा, इसमें नहीं चलेगा। गाभिन वाले में? गाभिन वाले में बिल्कुल नहीं चलेगा। तो सर साथ में जो खड़ा है जो बाड़ा है ये देखिए, ये एक और ये 2 हमने 2 डिलीवरी रूम बनाए। कभी अपने पास ऐसा हो जाता है कि एक साथ 4-5 गायें आ गई ब्याने में, तो उसको रहने के लिए जगह होनी चाहिए। जी सर। अभी मेरे पास फ्री था तो इसमें हमने हीफर्स छोड़ रखे। ये जो बाड़ा है, ये जो मिल्किंग छोड़ा है वो बच्चे आए, ये सभी बच्चों ने लास्ट 1 महीने के अंदर ही मिल्क छोड़ा। इनका मिल्किंग खत्म हो गया अभी? ये मिल्क नहीं कर रहे हैं? जी, मिल्किंग नहीं कर रहे हैं। अभी मतलब ये मिल्किंग पे नहीं है अभी। तो सर इस टाइम पे आप इनको कुछ अलग फीड देते हो? जी, अलग फीड तो जो मेन जो ये दूध छोड़ के आए हैं, अभी एक बार ये सब डाउन हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतने दिन तक सिर्फ दूध ही पिया है। तो इसको खाना जो है वो दूसरे जितना नहीं खाते हैं, तो इसको अलग से थोड़ा केयर करना पड़ता है ताकि वो उसकी हेल्थ बनी रहे। जी। अगर इसको हम बड़े के साथ में रख देंगे तो बड़े इसको खाने नहीं देंगे। जी सर, जी बहुत बढ़िया। तो सर ये भी जानना चाहेंगे कि आप जैसे बता रहे थे अभी एक और वाड़ा आ गया, ये वाड़ा स्पेशल किसके लिए है सर? ये जो बच्चियां हीट पे आने वाली है या गाभन अभी अभी हुई है, होने वाली है, मतलब 2 साल से हम यहाँ 3.5 साल तक की बच्चियां जो है वो हमने रखी हुई है। उसके साथ एक अपना बुल भी रखा हुआ है। जी सर। ताकि वो जब भी हिट में आए और उसका जो भी क्रॉसिंग करवाना है अपने तो क्रॉस हो जाए। तो सर इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे किसान मित्र देखना सुनना चाहते हैं वो है कि फीडिंग। अब आपने जैसे बोला कि फीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो फीडिंग में आप क्या क्या देते हो? हरे चारे में क्या देते हो, ड्राई फोडर में क्या देते हो, और जो सूखा चारा है दाना है वो कितना देते हो, या हर एक का अलग अलग हिसाब है? फीडिंग में सबका अलग अलग चीज़ है। जैसे सूखा चारा की बात करें हम, तो सूखे चारे में हमारे यहाँ मैक्सिमम बोले तो 90% मूंगफली का चारा रहता है। मूंगफली का? जी, मूंगफली के जो ऊपर के पत्ते रहते हैं वही मैक्सिमम हम लोगों का यहाँ का मेन वही है। कॉर्प जो है हमारा वो वही है। तो आपके मतलब एरिया के हिसाब से मूंगफली ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो आप मूंगफली का जो मक्का दे सकते हो, आप चने का भी दे सकते हो। जो भी हम गाय के आगे डालते हैं, हमने मूंग का भी मंगवाया था, चने का भी मंगवाया था, गाय के आगे डाला। कौन सा चीज़ वो एकदम स्वाद लेके खा रही है, जी सर, वो उसको ज्यादा पसंद है, हम ऐसा अनुमान करते हैं और हम वो देते हैं। जी। तो आपके मतलब मैंने देखा है आपने बुलेट घास भी लगा रखा है, तो ये कितने टाइम का हो गया है आपका जो बुलेट घास? ये बुलेट घास जो है वो 1 साल पहले हमने लगाया था। हाँ। इसका मैंने 3 बार कटिंग किया, ये 4थी बार का है। अभी 4थी बार का है? जी। और बहुत बढ़िया बुलेट का रिजल्ट है। बुलेट का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया। इससे पहले मैंने झिंझवा भी लगाया था, मक्का भी लगाया था, जवार भी लगाया था, और सब कुछ हम देते हैं, सिर्फ ये नहीं। हाँ। तो वो जो भी सीजन के हिसाब से मिलता है, तो सीजन के हिसाब से आप चेंज करते रहते। अपने फार्मर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने आजू बाजू जो भी बिना पेस्टिसाइड का चीज मिल रहा है, जैसे टमाटर कभी ज्यादा हो जाते हैं तो वो टाइम पे कोई भी पेस्टिसाइड नहीं लगाता है क्योंकि रेट ही नहीं मिल रहा है। तो वो टमाटर बैंगन ज्यादा हो जाते हैं, तो वो चीज हमें लानी है वो टाइम पे और खिलानी है, इससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे अभी ठंडी का मौसम है, अभी गाजर मिलेगा, गाजर बहुत मिलेगा, गाजर मूली, वो हमें ढूंढना पड़ता है, वो ढूंढना पड़ता है। हर फार्मर ऐसा नहीं है कि वो फार्मर उसको लगाएगा और पकेगा तब खिलाएगा। अगर अपने पास नहीं है, अपने एरिया में ढूंढना चाहिए, कहीं से भी लाके इनको खिलाना चाहिए। हम जब पौष्टिक आहार सभी खिलाते हैं तभी जाके अपना जो भी ब्रीड है वो ब्रीड सही से परफॉर्मेंस देता है। तो सर हमने अपना आपके गोडाउन में देखा बहुत सारा मूंगफली का जो भरा हुआ था, तो ये सब आप बाई करके लाते हैं या खुद का होता है? नहीं, हमारा टोटल जो भी खुराक दाना है वो सब हम बाई करके लाते हैं। बाई करते हैं। तो सर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो व्यूअर्स को क्वेश्चन होता होगा कि आप इस फार्म को कैसे सर्वाइव करते हो। आपने बताया कि आपके पास जो 10 लीटर वाली 2 गाय है, तो एवरेज आपका जो गाय का मिल्क कितना है? देखिए, एवरेज मिल्किंग में क्या होता है कि मेरा ब्रीडिंग सेंटर है। हाँ। यहाँ पे मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि जो मेरे बुल से पैदा हुए बुल और बछड़ी है
उसका अच्छे से परवरिश हो। तो 2 थन हम लोग वो बच्चों को पिला देते हैं। उसके बाद जो मिल्किंग बचता है तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है स्टार्टिंग में। 75 रुपीज़ पर लीटर हम जो भी हमारा दूध बचता है वो हम मार्केट में देते हैं। तो सर ये सेल आपने अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया कि अगर आपको ऐसा फार्म करना है जो इंडियन ब्रीड वाले, तो आपको अपने दूध का मार्केटिंग करना पड़ेगा खुद से। तो आपने भी आप जैसे बता रहे हो कि आप 75 रुपीज़ में अपना दूध बेच पा रहे हो, अभी कितना दूध हो रहा है सर? देखिए मेरे पास अभी 60 लीटर्स एक टाइम का हो रहा है। 60 लीटर एक टाइम का। उनमें से समझ लीजिए 55, कभी 45, कभी 50 या 55 के तकरीबन का मेरा सेलिंग होता है। हाँ। कभी 5 लीटर कभी 10 लीटर बच जाता है, तो उसका हम लोग घी बना देते हैं। घी बना देते हैं। और घी हम यहाँ पे लोकल मार्केट में 1800 रुपये कि लीटर के हिसाब से हम दे रहे हैं। वो ज़्यादा बन भी नहीं रहा है। जी सर। तो सर ये और बताइए कि अगर कोई नया फार्मर शुरू करना चाहता है, तो आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो आपने सेलिंग कैसे किया, मार्केटिंग, आपके दूध का मार्केटिंग कैसे किया, कैसे स्टार्ट किया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर इसको देखा जाए तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें आती है। क्योंकि डेयरी वाले तो 30 रुपये 28 रुपये से ज़्यादा दे नहीं रहे। अगर इस हिसाब से 28-30 रुपये में तो आपका फार्म चलेगा नहीं, ना तो सरवाइव करेगा। तो किसी भी फार्मर को अपने फार्म को सरवाइव करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो अपने दूध को अच्छे दामों पे बेचना, तो वो आपने कैसे किया? देखिए, अगर अच्छे दामों पे बेचना है तो पहले मेंटली रेडी होना पड़ेगा आपने। जी सर। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जब नया फार्मर नई गौशाला चालू करता है तो उसके पास 5 गाय लाया या 10 गाय लाया, वो लाया तो पहले दिन तो कोई कस्टमर है नहीं। वो 10 दिन 15 दिन में 2-4 कस्टमर ढूंढ पाएगा। उसका पहले से सोच था कि मैं 80 रुपये बेचूंगा, 100 रुपये बेचूंगा, लेकिन जब कस्टमर नहीं मिलते हैं ना तो वही आदमी 55 रुपये से बेचना या 50 रुपये से बेचना चालू कर देता है। मैंने तो कुछ सर देखा है कि वो निराश होकर डेयरी में भी दे देते हैं। नहीं, सही बात है, वो स्टार्टिंग में देना पड़ता है। हाँ। लेकिन बात यही आती है, अगर स्टार्टिंग आप 55 रुपये में कस्टमर सभी चालू किए हैं और आपको लगेगा कि भैया 1 साल बाद मैं 10 रुपये बढ़ा के 65 कर दूंगा, तो मैं आपको बता दूं, जो आपने स्टार्टिंग में 55 रुपये में कस्टमर बांधे हैं ना, वही अगर 65 करेंगे ना तो तब आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना है। 55 वाले बंद हो जाएंगे, नए 65 वाले ढूंढने हैं। 65 में से आपने 75 किए और 1 साल के बाद, तो फिर से 65 वाले बंद, 75 वाले चालू। उससे मेरी आपसे एक ही राय है, आप स्टार्टिंग में जब थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप जो सोचा है आपने 70, 75, 80, 100 वही रेट रखिए और उसी में मेहनत कीजिए। 4-6 महीने में आपका मार्केट सेट हो जाएगा और आपको ज़्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा। और सर लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो कुछ गाय के बारे में बताइए कि ये कितने प्राइस में ये आपने ली थी, या कोई ऐसी गाय? अभी तो 6 साल हो गए, तो आपके पास जनरली आपकी खुद की ही काऊ हो गई होगी। मेरी बच्चियां इसमें आ चुकी है, 7-8 मेरी खुद की बच्चियां हैं। हाँ। यहाँ से ये स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं। हाँ। ये सब मेरी घर की बच्चियां हैं। हाँ। जो मेरे यहीं पली बड़ी हुई है। ये गाय मैं बाहर से लाया हुआ हूँ, ये गाय भी मैं बाहर से। ये जो नीलड़ी आप देख रहे हैं, ये सर, ये हमारे किसानों को बताइए, ये जो ब्रीड है वो बहुत कम मिलती है और काफ़ी सुंदर है, नीलड़ी। जी, इसको नीलड़ी बोलते हैं। हाँ, तो ये मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। हाँ। ये जब 2 साल की थी तब मैं लाया था एक फार्मर के पास से। हाँ। जी, ये जब 2 साल की थी तब मैंने इसको 2,25,000 रुपये में लिया था। 2,25,000 रुपये में आपने ये 2 साल की बच्चियाँ ली थी विदाउट प्रेग्नेंट 2 साल की बछड़ियाँ। हाँ जी, 2.25 लाख में। अभी ये कितने साल की हो गई है सर? ये अभी तीसरा बच्चा दिया मेरे यहाँ। तीसरा बच्चा दिया है जी। और अभी ये कितना मिल्क कर रही है? इसका एक टाइम का 8 लीटर प्लस है। बच्चे को दूध पिलाने के बाद, जैसे आपने बताया 2 थन आप छोड़ देते हो बच्चे के। अगला लैक्टेशन का 7,500 लीटर था। सेकंड लैक्टेशन का इसका मिल्क 7,500 लीटर था। तो अभी ये गाभिन है या मतलब अभी इसने बच्चा दिया? जस्ट बच्चा दिया। ये जो किससे प्रेग्नेंट हुई थी? अपने वो पवन वाले पवन बुल से ही प्रेग्नेंट से बच्ची हुई है। अच्छा, तो ये मेरे को ये साइड वाली ये बहुत बड़े सिंग है।
ये कौन सी ब्रीड है? गिर में कोई गिरी है। हाँ। इसके सींग थोड़े मोटे हैं। अच्छा जी, ये मैंने परचेज की थी। इसके सींग बड़े हैं, उसकी वजह से इसकी ब्यूटी थोड़ी लो हो रही थी। बराबर। तो ये मुझे मीडियम रेट पे मिली थी 90,000 रुपए में। ये 90,000 में जब ब्याहती है तब का इसका एक टाइम का 10 लीटर मिल्क है। 10 लीटर ये दूध देती है। भले इसका जो सींग के कारण आपको सस्ते में मिल गई। और चीज़ हम पूछना चाहेंगे कि आप जो मिल्क का रिकॉर्ड भी रखते हैं हर गाय का, ताकि और मतलब हर रोज इसको लिखते हैं। और सर कोई अगर आपके पास जब ज़्यादा गाय हो जाती है तो आप बेचने का भी मतलब सोच रहे हैं, या अगर किसी को बेचते रहते हैं, अगर किसी को चाहिए तो आपको कांटेक्ट कर सकता है? अगर कांटेक्ट नहीं करना है, सीधा यहीं आना है, इधर आना है जी। अगर कांटेक्ट करना है, अवेलेबल है या नहीं है उतना पूछ सकते हैं। जी सर जी। लेकिन फोन के ऊपर वो बोलते हैं फोटो भेजो, ये भेजो, वो भेजो, तो वो नहीं, झंझट नहीं करते हैं। जिसको आना है, जिसको रियल में इंटरेस्ट है गिर के लिए, तो आप पूछ के कि भाई अवेलेबल है कि नहीं, और सीधा फार्म पे आ सकते हैं। तो आप सीधा डिटेल बता देंगे जी। तो बहुत बढ़िया सर, आपसे बात करने में हमें बहुत जानकारी मिली है, और हमारे फार्मर्स जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी एक अच्छी जानकारी मिली। और आशा करते हैं कि आपका ये जो फार्म है और भी ग्रो करे, और आप जो ब्रीड में काम कर रहे हैं उसे और भी आगे बढ़ाए, और हमारे जो फार्मर्स व्यूअर्स हैं उनको भी इसका लाभ मिले। तो किसान मित्रों, ये थे गिर गोपाल गौशाला से घनश्याम भाई पटेल, जिनसे हमने बात की। आशा करते हैं आपको इनका ये इंटरव्यू वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।